नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं 17 तारीख की इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था JSA पोस्ट के लिए, उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। हर एक पार्ट को एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या आंसर कौन से का है, आपके कितने, ताकि आप ये आसानी से पता लगा सकें कि आपके कितने मार्क्स बनेंगे। दोस्तों, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के जो 30 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 70 तक के, उन सब के आंसर्स आपको बता दिए थे और आपने चेक कर लिए होंगे। हमें कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताएं, या उसी वीडियो के कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपने कितने अटेम्प्ट किए थे और कितने सही हो रहे हैं और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट था वो था लैंग्वेज का। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पेपर था वो टोटली 5 सेक्शन में डिवाइडेड था। जो पार्ट 4 था उसके 2 पार्ट थे। एक था लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जनरल इंग्लिश थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 85 तक थे, और जो पार्ट 4 का बी पार्ट था वो था लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें जनरल हिंदी थी। दोस्तों, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इसके 2 पार्ट आए। ये 2 पार्ट थे जिसमें हर एक सेक्शन के अंदर 15-15 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 100 तक 15 क्वेश्चन इंग्लिश के और 15 क्वेश्चन हिंदी के थे। आज हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं के क्वेश्चंस के आंसर्स को देखने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो जल्दी से अपना पेपर जो है वो लेके बैठ जाइए और देख लीजिए, मैच कर लीजिए कि आपका कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है भाग 4 EMRS GSA 17 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है, पार्ट 4 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश। चलिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है 71, क्वेश्चन नंबर 71, इसमें मोडेस्टी है और उसमें पूछा गया था कि मोडेस्टी का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या होगा। दोस्तों, मोडेस्टी का मतलब होता है कि बोल्डनेस होना, कॉन्फिडेंट होना, ठीक है ना। तो मुझे इसका अपोजिट वर्ड बताने थे। मोडेस्टी का जो होता है हम्बली, रिक्वेस्टिंग, क्वाइटली, ये होते हैं इसके सिनोनिम्स। ठीक है, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा एरोगेंस। क्या होगा दोस्तों? एरोगेंस होगा। ठीक है, एंगर तो होता है एकदम गुस्से वाला, गुस्सा। वायलेंस होता है विद्रोह रूप एकदम। ठीक है, और एरोगेंस होता है घमंडी। तो मोडेस्टी का जो अपोजिट मीनिंग था वो क्या था? एरोगेंस था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जिसके अंदर आपको 4 पार्ट दिए गए थे और ये कहा गया था कि इनको रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ए। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले क्या आएगा? दे रैन आफ्टर द थीफ, पहले सी आएगा, फिर ए आएगा। दे रैन आफ्टर द थीफ, कि चोर के पीछे वे भागे, एंड फाइनली कॉट हिम, और उसको फाइनली पकड़ लिया। फिर बी आएगा, वाइल ही वॉज जंपिंग ऑन टू ए स्पीडिंग बस, जब वो किसी एक चलती हुई बस से कूद रहा था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का फर्स्ट पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर क्या पूछा गया है कि एक सेंटेंस दिया गया है, जिसको 4 पार्ट ABCD में डिवाइड किया गया है। इट सीम्स दैट ही हैज़ नॉट मेट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, इज इट। यहाँ पे मुझे बताना था कि कौन से पार्ट के अंदर किस में एरर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इज इट। इज इट नहीं आएगा, वहाँ पे इजंट आएगा। इज नॉट इट, इजंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डी पार्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड फ्रेजेस गिवन बिलो। जो नीचे वर्ड दिया गया है बी डाउन विद, बी डाउन विद का मतलब होता है कि बीइंग ह्यूमिलेटेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बीइंग ह्यूमिलेटेड। ठीक है, किसी इंसान को नीचा दिखाना ही बीइंग ह्यूमिलेटेड है। मेलनकॉलिक, मेलनकॉलिक का मतलब होता है सैड, पूरी तरह से परेशान होना। ठीक है ना, इरिटेट होना, सैड होना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, मुझसे पूछा था मेलनकॉलिक का क्या पूछा था, सिमिलर नियरेस्ट मीनिंग पूछा था, विच इज वर्क सैड। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाइए। मुझे फिल इन द ब्लैंक्स भरना था विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। वी शुड ऑलवेज टेक केयर, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ डैश पुअर।
दोस्तों मुझे पता है कि पुअर जो है मतलब गरीब, गरीब एक बेसिकली एक क्या है, समूह है, ग्रुप है। और जब भी मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, द करूँगा, इसलिए जो ऑप्शन 2 है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें मुझे एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करना था। ईच वन ऑफ द वर्कर्स, देखो दोस्तों वर्कर्स जो है वो प्लूरल है, लेकिन उन वर्कर्स में से हर एक, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखा रहा है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मुझे पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा एस या ई एस लगता है, तो ईच वन ऑफ द वर्कर्स ये एक सिंगुलर है, तो वॉन्ट्स आएगा इसके अंदर, ऑप्शन 1 वॉन्ट्स। क्वेश्चन नंबर 78, आर नॉट दे गोइंग टू मीट यू सून। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जो है मुझसे टेंस पूछा है कि कौन से टाइप का टेंस है, तो क्लियर दिख रहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, प्लस सब्जेक्ट के साथ में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, प्लस के ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये कैसा क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ऑप्शन ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मुझे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनना है, बाय द टाइम आई मेट, बाय द टाइम आई मेट हिम, जिस टाइम मैं उससे मिला, ही डैश रीडिंग द वॉल्यूमिनस नोवेल। दोस्तों पहली बात सुनो कि मैं जब उससे मिला, मैं जब उससे मिला मतलब ये किस टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। दोस्तों जब किसी टेंस में दो अलग अलग बातें होती हैं और एक बात दूसरी बात पे डिपेंड करती है, तो दोनों ही पास्ट में आएगी। अगर एक चीज़ पास्ट में हुई है तो दूसरी चीज़ भी पास्ट में ही होगी, इसलिए पास्ट जो दिखा रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो नहीं सकता क्योंकि एक्शन जो है वो फिनिश हो चुका है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट आएगा, क्या आएगा, हैड फिनिश्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर देखते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। दोस्तों इसमें कह रहा है आई लॉस्ट माई वॉच इन द रूरल फेयर। ये कह रहा है कि मैं अपनी फेयर जो है वो गांव के मेले में क्या हो गया, खो गई, खो गई है, मैंने खो दी। तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये टेंस का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये टेंस कौन सा है। दोस्तों ये टेंस जो है ना, ये टेंस है आपका सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को जब उसमें कन्वर्ट करते हैं तो वॉज वर आता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि माई वॉच वॉज लॉस्ट इन द रूरल फेयर, बाई मी आना था, लेकिन वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए तो ऑप्शन ए विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अब क्या दिया है, एक पैसेज दिया गया है, और इस पैसेज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 तक के यानी कि 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इस गिवन अनसीन पैसेज के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों आप इस पैसेज को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। हमारा काम है सिर्फ इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे जीएसए के पेपर में 17 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट के एग्जाम में, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को करेक्टली आप लोगों तक पहुंचाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया था कि व्हाट अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड टू दादी, कि दादी के साथ अचानक से क्या हुआ था। एक्चुअली दादी को हॉस्पिटल में पहले एडमिट कराया गया था, और जब दादी को घर ले आए थे तो फिर वहाँ पे क्या हुआ था, उनकी हिप की जो बोन थी वो टूट गई थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, व्हाट इज़ द कन्वल्सेंस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है हेल्थ कंडीशन में इंप्रूवमेंट होना, स्वस्थ लाभदायक स्वास्थ्य होना। तो 82 का होगा ऑप्शन नंबर 4 इंप्रूवमेंट इन हेल्थ कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करूँ, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द हॉस्पिटल पर्सनल ट्रीटेड दादी विद कंटेम्प्ट। दोस्तों कंटेम्प्ट का मतलब होता है उसको नुकसानदायक नज़रों से, है ना, उसके साथ कुछ नुकसान पहुंचाना, उसको हानि पहुंचाना, है ना। तो दादी वॉज अफेक्शनेट टूवर्ड्स एवरीवन, यस, दादी हर किसी की तरफ लिए बहुत अच्छी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इसमें क्या है, फॉल्स है, और बी स्टेटमेंट जो है ट्रू। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, यानी कि ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। ये किसी ने टिक कर रखा है लेकिन दिस इज नॉट द राइट आंसर। हाउ डज माचली कम आउट एज ए पर्सन इन द पैसेज, कैसे आई वो एक फ्रेंडली और डिवोटेड, वो सेवा भाव के रूप में वहां पर आई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए 85 की बात करें तो द टोन ऑफ दिस पैसेज, अगर इस पैसेज के टोन की बात करें दोस्तों, अलग अलग टाइप के पैसेज होते हैं, डिस्कर्सिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, रिफ्लेक्टिव। आर्ग्यूमेंटेटिव ये है नहीं, रिफ्लेक्टिव कुछ है।
तो ये जो पैसेज है वो किस टाइप का है, ये नैरेटिव टाइप का है। तो ऑप्शन 2 85 का ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पार्ट 4 का जो सेकंड पार्ट है, दिस इज़ द, ये भी एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है जो कि है जनरल हिंदी का। दोस्तों जनरल हिंदी में मैं बात करूं, पहले क्वेश्चन में 86 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे क्या गया है, देखो आप सभी को पता है कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक होती है, वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाली वार्षिक होती है, माह में पखवाड़े में एक बार प्रकाशित होने वाली पाक्षिक। फिर दोस्तों पखवाड़े से मतलब जो होता है ना वो एक जो 15 दिन में होता है, पाक्षिक का मतलब जो 15 दिन में होता है, ठीक है ना। तो ये ठीक है, मुझे ओड निकालना था कि ओड कौन सा है जो विकल्प सही नहीं है। वो है माह में एक बार प्रकाशित होने वाला मासिक होता है। क्या होता है, मासिक होता है, ना कि माहिक होता है, मासिक होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सड़क नापना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है, सड़क मापना नापना मुहावरे का सटीक अर्थ है सड़क की लंबाई माप, नहीं दोस्तों ये इसका मतलब नहीं है। मन का काम न मिलना, नहीं ये भी गलत है। बेकार का काम करना, गलत है। एक्चुअली सड़क नापना का मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में इधर उधर घूमना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। निम्नलिखित शब्दों में पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। घृणी पत्नी का पर्यायवाची है, दारा पत्नी का पर्यायवाची है, वामांगी वामांगनी ये सब पत्नी के पर्यायवाची हैं, लेकिन कामनी जो है वो नारी, स्त्री, महिला इसका पर्यायवाची है कामनी। तो कामनी पत्नी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पीपर पात्र सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों इसमें उपमा अलंकार है। तुलसीकृत शब्द में समास कौन सा है, अगर मैं तुलसीकृत शब्द की बात करूं तो तुलसीकृत का मतलब होता है तुलसी द्वारा कृत, अर्थात किसी एक पर्सन के बारे में बात की गई है, किसी एक पुरुष की बात की गई है, उसके द्वारा किए गई चीज़ों पे बात की गई है, तो उसमें कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन 1 तुलसीकृत शब्द में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है, विसर्ग संधि। दोस्तों विसर्ग संधि जिसमें ऐसे करके डॉट लगता है, ठीक है ना। विसर्ग संधि कौन सी होती है, जिसमें ऐसे करके डॉट लगता है। अब जैसे दुरुपयोग की बात करूं तो इसमें दू में ऐसे हलंत लगेगा और उपयोग लिखूंगा, दूर ऐसे बनेगा और ऐसे हलंत लगेगा उपयोग, इसको बोलते हैं विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, तो दुरुपयोग में विसर्ग संधि है। बहिर्मुख में अगर मैं बहिर की बात करूं तो बहिर को मैं बही ऐसे करोगे और फिर मुख की बात करूंगा, बहिर और मुख की बात करूंगा, तो इसमें भी क्या है विसर्ग संधि है। और निराशा की निर्जमा आशा लिखूंगा मैं इसको निर, और ये विसर्ग लगेगा और आशा लिखूंगा निराशा, तो ये बनेगा आशा। मतलब इन 3 शब्दों में दुरुपयोग बहिर्मुख और निराशा में विसर्ग संधि है, लेकिन दिगंबर जो शब्द है इसमें विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो जो क्वेश्चन आपके सही है ना, कितने नंबर बनेंगे वीडियो के एंड में जाने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें कि आपके हिंदी और इंग्लिश में कितने कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, ताकि हम लोग एक गैस कर सकें, एक कट ऑफ का बता सकें कि इस पेपर की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और आप भी हमें बताएं कि आपको क्या लगता है पेपर का लेवल कैसा था। हमारे हिसाब से तो पेपर का लेवल जो था वो इजी था, रीजनिंग थोड़ी क्या थी, मॉडरेट थी, वो हम आपको बताएंगे। चलिए अगर मैं बात करूं वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, दोस्तों उपलक्ष्य एकदम सही लिखा हुआ है, मध्याह्न सही है, स्टेशन एकदम सही है, लेकिन उज्ज्वल होता है, दोनों जो आते हैं वो आधे आते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा है उज्ज्वल, तो ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आगे चलें। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का निम्नलिखित में से सटीक अर्थ क्या होगा। आप भला तो जग भला, मतलब जब आप खुद अच्छे होते हो तो दूसरे भी आपको अच्छे लगते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है, उसकी माता जी दिल्ली में रहती हैं, ये एकदम सही है। वह धीमे स्वर में बोला, ये भी सही है। वह धीरे से बोला या धीमे स्वर में बोला, धीमे स्वर में बोला। वह पुस्तक मैंने पढ़ी है, ये भी सही है। वे अभी अभी गाना गाए हैं, उन्होंने अभी गाना गाया है, ये इसका करेक्ट होना था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। जगन्नाथ, इसका बनेगा जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। ठीक है। उमा जमा ईश, पर जमा उपकार,
परम जमा ईश्वर, ये इनके क्या बनेंगे, स्वर संधि वाले हैं ये सब। जगन्नाथ जो है वो स्वर संधि वाला नहीं है, ठीक है। जगत जमा नाथ है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द मुझे निकालने थे। ताप का जो विलोम होता है वो शीत होता है, जटिल का विपरीत जो होता है वो सरल होता है, जीवित का जो विपरीत शब्द होता है वो मृत होता है, लेकिन दुर्जन का जो होता है वो सज्जन होता है। यहाँ पे सजन लिखा है, तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसमें भी क्या था, एक पैराग्राफ दिया गया था और इस पैराग्राफ के बेसिस पे यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए थे। इन चारों क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो कुछ इस तरह से हैं। लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर था, ताकि वे जीवन स्तर को सुधारने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकें। तो ऑप्शन 2 जो था वो इसका करेक्ट आंसर था। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार ने अन्य उपायों के साथ और क्या किया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार ने विवाह की आयु निर्धारित की, ये ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करूं, विवाह के पश्चात पति पत्नी को क्या करना चाहिए। विवाह के पश्चात पति पत्नी को आमदनी या जीवन उपयोगी साधनों के अनुसार परिवार नियोजन पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था। दोस्तों, आज के इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन जो हिंदी लैंग्वेज का था, प्रश्न संख्या 100, शिक्षा से इस प्रकार की चेतना नहीं आएगी कि लोग राष्ट्र की समस्या के समाधान में योगदान दें। गलत बात, शिक्षा से ये भावना आती है कि वे राष्ट्र की समस्या के समाधान में योगदान दें, समाज के विकास में सहायता होती है और राष्ट्र के विकास के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन परिवार का जीवन स्तर तय होगा, ये शिक्षा से नहीं, से ये चेतना नहीं आती। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो है भाग 4 को डिस्कस किया है। भाग 4 के 2 पार्ट थे, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, दोनों के 15-15 क्वेश्चन थे। तो ये 30 क्वेश्चन का एक वीडियो, जो फिर से एक बार जिस तरीके से आपने पिछले वीडियो हमारे जनरल अवेयरनेस वाले वीडियो पे जो अपना प्यार बरसाया है, खूब प्यार बरसाया, इस वीडियो के ऊपर भी खूब सारा प्यार बरसाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपने आंसर्स को मैच कर पा रहे होंगे और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये एकदम सही है दोस्तों। आंसर की में एक भी ऊपर नीचे, एक आधा ही ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं होंगे। अभी लोगों ने तो एकदम से बहुत जल्दी फटाफट आंसर्स की बना के अपलोड कर दी और ठीक है, लोग इधर उधर, है ना, लेकिन अभी ये एकदम करेक्ट है। बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके सारे आंसर्स को टिक किया गया और फिर आप लोगों के सम्मुख वीडियो की फॉर्म में रखा गया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। हमें ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं दोस्तों, अभी इसके 70 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें 20 रीजनिंग और 20 मैथ्स के क्वेश्चंस हैं और उन दोनों का एक वीडियो लेके आएंगे और 30 क्वेश्चन का एक वीडियो जो है हमारा वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस का है। तो दोस्तों, अगला जो भाग 5 है वो कंप्यूटर का है, आईसीटी बेस्ड क्वेश्चंस का है जो होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ये था पेपर EMRS JSA और ये जो पेपर था ये कब हुआ था, ये 17 दिसंबर 2023 को हुआ था और ये सेकंड शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था दोस्तों। और ये जो सेट है वो A7 है दोस्तों। ऑफलाइन ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, स्कूलों में सेंटर पड़े हैं और बहुत प्यार से बहुत ईजी पेपर आ रहे हैं। रीजनिंग और मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े सॉल्विंग हैं, जिनमें टाइम लग रहा है, बट टाइम इतना ज़्यादा है कि आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे ये दोनों वीडियो आपकी ज़रूर मदद करेंगे और आपको आगे आने वाले पेपरों में बहुत हेल्प करेंगे। धन्यवाद, बने रहें इसी तरह से हमारे चैनल पे और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।